अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से आप अपनी बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको रेस्पिरेशन का ओवरव्यू दिया था कि रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने अच्छे से की और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं वो हमने उसके बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एक बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि सेल्स के अंदर जो सेल क्या करते हैं कि ग्लूकोज लेते, जो आपने खाना खाया आपके ब्लड के अंदर चला गया, मतलब ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर चली गई, ठीक। और आपने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर लेके गए, वो ऑक्सीजन भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। तो आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये सेल्स को ब्लड सप्लाई तो जाती है ना। तो जब ब्लड आया सेल के पास, तो उसी ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी था और ऑक्सीजन भी था। उस सेल ने उसी ब्लड के अंदर से मौजूद ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले ली। अब सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ चुकी है। इस सेल ने क्या करना है, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना है और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ लेना है, ठीक है। उस सेल ने क्या करना है कि उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और ग्लूकोज को तोड़ लिया। अब जब ग्लूकोज टूट गई तो ग्लूकोज के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सारे बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। जब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी। सेल क्या करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, उसको एटीपी की सूरत में अपने पास स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। अब सेल ने कोई भी काम करना है तो वो एटीपी सेल के पास पड़ी हुई है, सेल उस एटीपी के अंदर मजीद वो जो बॉन्ड है जिसके अंदर उसने एनर्जी स्टोर की थी उसको तोड़ेगा और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी और वो एनर्जी इस्तेमाल करता रहेगा। तो वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल। अभी जो सेल के अंदर जो फ्यूल था जिसको इस्तेमाल किया, जिसको बर्न किया उस फ्यूल को, और उस फ्यूल को बर्न करके सेल ने एनर्जी रिलीज़ की, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही है ना। तो वही वो कह रहा है कि अब ये जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी से टूटता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करना है, इस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, उन बॉन्ड्स को तोड़ना है, ठीक। तो वही कह रहा है कि मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल टू गेट एनर्जी। सेल के पास जो मोस्ट कॉमन फ्यूल होता है एनर्जी लेने के लिए, वो कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस था जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, यील्डिंग का मतलब प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में जो मोस्ट कॉमन फ्यूल होता है जो सेल इस्तेमाल करते हैं वो ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है अमूमन। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, जिस तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो उस प्रोसेस को कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उसको कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। तो वो कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और वो प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन का दैट अक्कर जो कि होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ए का मतलब होता है हमेशा विदाउट, ए का मतलब कहीं भी आ जाए, ए सेलुलर विदाउट सेल, ए का मतलब हमेशा विदाउट होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही, ठीक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं और एनारोबिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने क्या करना है, इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज को तोड़ देना है, ग्लूकोज के अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ के एनर्जी रिलीज़ करवा लेनी है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है आपको, दो फेसेस के अंदर ये प्रोसेस होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। फेज़ 1 में हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, फेज़ 1 में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था ना वो 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएगा और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन आ जाएंगे, 6 कार्बन पूरे हो गए। तो ये एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट चुका है। देखिए, एक ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, इस फेज़ 1 में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। फेज़ 2 में, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। फेज़ 2 में क्या होगा, वो जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, हर एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो होगा ना, ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल, इस पूरे पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के अंदर तो एनर्जी स्टोर हुई है, इन बॉन्ड्स को तोड़ना है, फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। ऑक्सीजन ने आना है और ये बॉन्ड्स के अंदर सारी एनर्जी, ये बॉन्ड सारे तोड़ दिए और बॉन्ड्स को तोड़ने से सारी एनर्जी रिलीज़ हो गई। ये देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई, क्योंकि सारे बॉन्ड टूट चुके हैं। जब सारे बॉन्ड टूट चुके हैं तो इस प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है,
ठीक, हमने देखा था ना उस इक्वेशन में ग्लूकोज के टूटने से आपको एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिल रही है। तो वही काम हो रहा है, ग्लूकोज टूटा तो सब कुछ हुआ है। ग्लूकोज पहले 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी पहले फेज़ में। दूसरे फेज़ में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन ने वो जो पायरुविक एसिड बना था उस पायरुविक एसिड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको तोड़ा और तोड़ के एनर्जी रिलीज़ कर दी। और इस प्रोसेस में आपको वाटर मिला, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ठीक हो गया। और एनर्जी बेन कार्बन डाइऑक्साइड तो और गैस से निकल जाएगी, पानी भी ऐसे ही थोड़ा सा मौजूद होगा, और एनर्जी जो होगी वो आपको खासतौर पर मिलेगी और इस एनर्जी को सेल ने ATP की सूरत में स्टोर कर लेना है। तो इस प्रोसेस में यही लिखा हुआ है, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, आपने कंप्लीटली सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ लेना है, अकर विद द मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे ये वो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। आप देखेंगे आगे जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम एनर्जी रिलीज नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत थोड़ी रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, अब इसके भी मैंने आपको बताया 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो था वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूटा था, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। देखिए ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट चुका है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, सेकंड फेज़ में क्या हुआ, इन द सेकंड फेज़ में, अच्छा सेकंड फेज़ में क्या हुआ, सेकंड फेज़ में वो जो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने थे वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब उनके अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दिए गए। और किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ऑल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हुआ और ऑल एनर्जीज रिलीज। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो इस पायरुविक एसिड के अंदर मौजूद थे वो तो आपकी ऑक्सीजन ने तोड़ दिए हैं, तो सारी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पायरुविक एसिड जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकल जाती है और एंड पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बच गई है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने ले ली। ठीक, तो पायरुविक एसिड में से जब हाइड्रोजन निकल गई है, पायरुविक एसिड का प्रोसेस है ना, सॉरी पायरुविक एसिड के अंदर क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 चीज़ें थी। ठीक है, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने क्या किया, मुझे हाइड्रोजन, तुम मेरे साथ आ जाओ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खींच के ले गई और वाटर बन गया। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल चुकी है, तो हाइड्रोजन के लॉस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीडेशन के टर्म इस्तेमाल किए कि जो पायरुविक एसिड है ना वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब उसने सारी हाइड्रोजन निकाल दी है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चलेगी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन वाटर बन गया। ठीक है, और इस प्रोसेस में सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए आपको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए। ठीक है, और क्या 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बने, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बने और एनर्जी रिलीज हुई, मतलब 6 6 6 और ये एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। सारी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज जो था सेल के अंदर पड़ा हुआ, ऑक्सीजन आई, उसने ग्लूकोज के अंदर सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए और सारी एनर्जी रिलीज़ करवा दी। इस प्रोसेस में आपको इसलिए मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है। अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन।